धीरे से आंखों को खोल लेंगे, हाथों को रब करते हुए। ओम नमस्ते सभी को। धन्यवाद पूनम जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। आज हमारी 4th क्लास है और जैसा कि MDY महर्षि दयानंद योगा एकेडमी की एकदम निःशुल्क क्लास चल रही है, तो जिसको भी जुड़ना है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और क्लास में ऐड होना चाहते हैं, वे सभी कांटेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं जानते हैं कि रिकॉर्डिंग के आगे और पीछे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है, वो रिकॉर्डिंग में ऐड नहीं की जाती है। तो आप भी अगर उन जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर आए। हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पूनम जी आकर हमारा कल का जो हमने पढ़े थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स को रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पूनम जी आ जाइए। यस मैम। संयुक्त राष्ट्र के ने जो 17 जो है नए धारणीय विकास लक्ष्य, जिसमें 150 से भी ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, उसमें उन्होंने 17 लक्ष्य रखे थे, जो इस प्रकार हैं कि एक तो विश्व भर में गरीबी का के सभी रूपों की समाप्ति करना, भूखमरी की समाप्ति। नंबर 2 में खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, सभी को स्वच्छ पीने के जल की उचित व्यवस्था करना, टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच करना, सबकी निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए रोजगार, उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्यक्रम को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, प्लस देशों के बीच और भीतरी असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों को मिटाने के लिए तत्कालिक कार्रवाई करना, सागरी संसाधनों का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को समाप्त करना, और जो है बढ़ावा देना सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण इत्यादि जैव विविधता के बढ़ते हुए नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के ये सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी उत्तरदायी बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त क्रियान्वयन के साधनों को शक्तिशाली बनाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम ये हमारे क्या हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, और जो हमारे MDS गोल्स थे वो कितने थे, कोई बताएंगे? सहस्त्राब्दीय जो गोल्स थे हमारे डेवलपमेंट के, या मिलेनियम गोल्स, कितने थे वो? 8 थे मैम। 8 थे मैम। 8 थे। कौन कौन से थे, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो बताइए। मैम वही ना, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समाप्ति तथा महिला का सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृत्व की स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब एड्स, मलेरिया टाइप जो भी बीमारियां हैं उनको उनसे छुटकारा पाना, पर्यावरण को निर्मित करना और टिकाना, म्हणजे संवर्धन करना, संरक्षण करना ना, और वैश्विक विकास के लिए संबंध प्रस्थापित करना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम हमारा जो पहला टॉपिक था वहां पर कंप्लीट हो गए इन्हीं के साथ में, डेवलपमेंट गोल्स के साथ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है मानव पर्यावरण संव्यवहार या ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से कैसे परस्पर संबंधित हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, स्लाइड्स शो हो रही है? जी मैम।
ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम पीछे से चलेंगे। पीछे से इन द सेंस, जब मनुष्य आदि मानव वाली कैटेगरी में उसकी गणना होती थी, गिनती होती थी। हम सब ने अपनी चाइल्डहुड में पढ़ा है मानव के बारे में। आदि मानव उसको कहा जाता था, प्रिमिटिव मैन, जो क्या करता था, जंगलों में रहता था, जानवरों को मारता था और उनके द्वारा या पेड़ पौधों में जो फल होते थे उनके द्वारा अपना भरण पोषण करता था उस समय उसकी। तो ऐसे ही जैसे जैसे एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, समय के साथ उसका विकास जैसे हुआ, उसकी भूमिका, उसका रोल चेंज होता गया। होता क्या गया, उसने खुद करता गया। जैसे जैसे वो मतलब चीजें कुछ क्या होती है, अपने आप होती है ना। जैसे कि जंगल में उसने देखा पेड़, दो बड़े बड़े पेड़ आपस में, वृक्ष जो है बड़े बड़े आपस में जब रगड़ करते हैं, रगड़ाते हैं, तो क्या होता है, उनसे आग निकलती, चिंगारी निकलती। तो उसने ये चीज वॉच करी और देख लिया कि ऐसे से आग की उत्पत्ति होती है। फिर उसने देख लिया कि कहीं जो जानवर उसने मारा था या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा था पहले से, उस आग में वो जब जल गया, उसको उसने खा के देखा तो उसको एक नई चीज पता चल गई कि ये चीज जो हम ऐसे ही मार के और कच्चा खा लेते थे उसकी तुलना में ये ऐसा पका हुआ और भी ज्यादा अच्छा है। तो उसने एक और नई चीज सीख ली। फिर उसके बाद में उसने पत्थरों से भी देख लिया कि पत्थरों की रगड़ से भी आगे निकलती है। पहिए का आविष्कार, जैसे जैसे उसका मतलब कुछ चीजें नेचुरली सामने आई तो उससे उसने ऑब्जर्व करके सीख लिया। कुछ चीजों में उसका खुद का, जैसे आज भी हम देखते हैं नए नए पर डे आविष्कार होते रहते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं। हम रोज नए सुनने में आता है कि आज इस चीज की खोज हो गई है। तो क्या होता है, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है चीजें कि कुछ किसी व्यक्ति का दिमाग ऐसा चलता है कि वो अलग टाइप से सोचता है, दूसरे लोगों की अपेक्षा बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है और दुनिया में एक नई चीज लेके आता है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता गया मनुष्य का। तो पहला क्या कहलाता है, शिकारी युग कहलाता है। शिकारी युग में क्या रोल था उसका, पर्यावरण से संबंध कैसे थे, कारक का मतलब और जैसे लोग हैं बस वो भी एक वैसा है, जैसे सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, बस वो भी पर्यावरण का एक हिस्सा मात्र था। कुछ उसका रोल नहीं था, ना वो कुछ बिगाड़ता था ना बनाता था। जैसे सब जी रहे हैं, खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। उसे सोचना नहीं था, बहुत ज्यादा प्रयास तो करता था लेकिन बहुत पर्यावरण पे कुछ अलग तरह से कुछ प्रभाव नहीं डालता था। तो इसको हम क्या कहते हैं, भौतिक मानव हमने इसको कहा। फिर दूसरा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ कुछ समय के बाद में, उसने क्या करा, पशुओं को पालना सीख लिया, पशुओं को बंद करने। अब यहाँ से क्या करने लगा, वो एक जो नेचुरल चीज चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, भगवान ने सबको बना दिया है, सब अपना अपना भोजन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन, पेट भर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, सब स्वतंत्र है। लेकिन अब यहाँ से उसने क्या कर दिया, पकड़ के और बंद करना चालू कर दिया, बांधना चालू कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, रूपांतर करता, मतलब मॉडिफायर की कैटेगरी में वो आ गया, परिवर्तन लाने लगा कि जो जीव खुले घूमते थे उसको उसने अपने कैद में करना शुरू कर दिया अपने लाभ के लिए। तो ऐसे में क्या कहलाने लगा, सामाजिक मानव। क्यों, एक समाज का वो डेवलपमेंट करने लगा। अभी यहाँ पे हम दोनों तरीके से देखेंगे इसको कि पशुपालन से ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ पशुपालन कर रहा है, पाल रहा है, कैद कर लिया है अपने स्वार्थ के लिए उसने, तो वो एकदम किसकी कैटेगरी में आ गया, जल्लाद या उसकी कैटेगरी में नहीं आया है। वो पाल रहा है तो उनकी सेवा भी कर रहा है, दोनों। फिर यहाँ पे क्या, सहजीविता का भी भाव है कि लेना और देना, उनकी सेवा कर रहा है, बदले में उनसे कुछ प्राप्त कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र घूमते थे उस वाली चीज में उसने बदलाव लाया है, इसलिए यहाँ पे वो रूपांतर करता हो गया। और चूंकि पाल रहा है तो थोड़ा सा भावनाओं का यहाँ पे रोल है, इसलिए इसको हमने सामाजिक मानव भी बोल दिया है। जहाँ एक से ज्यादा लोग और जीव जंतुओं के बीच में कहीं ना कहीं एक मानसिक या भावनात्मक संबंधों की बात आ जाती है, तो वही समाज कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ डेवलपमेंट,
थोड़ा आगे बढ़े तो उसने क्या करा, कृषि का आरंभ कर दिया। कृषि का आरंभ कैसे हो गया? मान लीजिए इन्होंने जब पशुपालन करने लगे थे, थोड़ा सा अपना कुछ सुधार आ गया था कि खाने पीने में थोड़ा सा चेंज आ गया था कि फल फूल जो भी थे उनको खाया, ऐसे कैसे फेंक दिया। अब वो फेंका, अगर कहीं नदी के किनारे पर है तो वहां पर क्या हुआ, उस जो भी उन्होंने फल फेंका था उसके कुछ बीज हैं अगर वो, तो वहां जाके उग गया। तो ये भी उसने ऑब्जर्वेशन से सीख लिया कि मिट्टी में से ये चीजें ऐसे उग आती हैं। कहीं ना कहीं उसके माइंड में आया कि इसको, ये जो अपने आप हो रहा है इसको मैं खुद कर सकता हूँ। तो ऐसे करके उसने क्या सीख लिया, कृषि करना सीख लिया। अब यहाँ से क्या हो गया, परिवर्तनकर्ता की भूमिका आ गई। ये बहुत अंतर नहीं है दोनों टर्मिनोलॉजी में, परिवर्तनकर्ता और रूपांतरकर्ता। परिवर्तन में बदलाव आते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे बिल्कुल जलवायु और मौसम में जो अंतर थोड़ा सा होता है, वैसे ही इसमें यहाँ पे हम अंतर समझ सकते हैं रूपांतरकर्ता में और परिवर्तनकर्ता में। रूपांतरकर्ता में मतलब एक बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी कि सब स्वतंत्र थे सारे जीव जंतु, उस पूरी परंपरा को ही बदलने की कोशिश कर ली कि अब कोई एक व्यक्ति है वो कुछ लोगों को कैद करके रख लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हुआ, ये एक नए युग का निर्माण हुआ, पर यहाँ से रूपांतरित हो गया था। अब उसी में छोटे छोटे जो परिवर्तन होंगे, छोटे छोटे जो बदलाव आएंगे, इसलिए उसको परिवर्तन कर्ता की भूमिका में ला दिया। फिर प्रौद्योगिकी काल का आया यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मतलब टेक्नोलॉजी वाला युग आ गया। और यहाँ पर भूमिका कैसी हो रही, परिवर्तन काल में आर्थिक मानव की भूमिका हो रही है। और यहाँ पर कैसी हो रही है, जो टेक्निकल युग जितना आ गया है वो उसकी हो गई है, प्रौद्योगिकी मानव की कैटेगरी में आने लगा है। बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है क्या, एक बार बता दीजिए। नो मैम, नो मैम। ठीक है, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, फिर माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है। समझ में आ रहा है इतना जो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं? क्लियर है इतना? ओके। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट मानव का हुआ, उसके दिमाग का हुआ, वैसे वैसे उसके जो पर्यावरण के साथ थे वो उन संबंधों की भूमिका भी बदलती गई। यहाँ पे कारक था, यहाँ पे रूपांतर करता, यहाँ पे परिवर्तन करता, और यहाँ पे क्या हो गया, विध्वंसक। प्रौद्योगिकी जैसे जैसे उसी बड़ी टेक्नोलॉजी उसने नई नई इन्वेंट की, वैसे ही उनका यूज वो अलग अलग तरीके के, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस चीज का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बस यहाँ पे इसका क्या था, कृषि का आरंभ किया, मतलब अब उसने आर्थिक मानव बन गया, वो इकोनॉमिकली सोचने समझने लगा। पहले क्या था कि जिसको जो मिल गया उसने खा लिया, यूज करा, किसी से कुछ लेना नहीं है देना नहीं है। लेकिन अब कृषि का आरंभ हो गया तो लेन देन व्यापार शुरू हो गया, विनिमय एक्सचेंज का सिस्टम चालू हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये लास्ट बता देंगे विध्वंस जी। लास्ट चौथा 4th नंबर पॉइंट जो था मैम उसको बता देंगे, प्रौद्योगिकी विध्वंस वाला है ये, विध्वंसक मतलब विस्फोट करने वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रदूषण दिन रात नए नए। विध्वंसक यानी यहाँ पे विध्वंसक एटम बम से संबंधित नहीं है। यहाँ पर विध्वंसक का मतलब ये है कि जिस भी तरह से वो पर्यावरण को नुकसान पा रहा, विध्वंस का मतलब होता है समाप्त कर देना, तहस नहस कर देना। अब जल में तरह तरह के पॉल्यूटेंट मिल रहे हैं, कृषि के जो जहरीले कीटनाशक डाले जाते हैं तो वो सब नदियों में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जल विध्वंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। हवा में तरह तरह की जहरीली गैसें मिल रही है तो शुद्ध वायु क्या हो रही है, उसका विध्वंस हो रहा है। यहाँ उस टर्मिनोलॉजी में है कि ओवरऑल कैसे कैसे विनाश कर रहा है अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण का। ठीक है जी मैम। ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब इस वर्ड में भी कंफ्यूज नहीं होता, ये जो 2-3 बार हमने इस एक चीज को बहुत अलग अलग तरीके से देख लिया है। एक हमने कल देखा था नृजातीय। नृजातीय वर्ड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, किसी को याद है?
मैम याद है या विजातीय नहीं? तो हेट्रोजीनियस को बोलते हैं ना मैम, जो अलग अलग है सब, उसी को बोलते हैं विजातीय। निर्जातीय मतलब मानव जनित, और मानव जैसे डेवलप कर रहा है मैम ऐसा। मानव जनित है ना ये, इसका मीनिंग भी मैम मानव जनित ही होता है। मैम जो जो मार्कर यूज कर रही हो उसे दिख नहीं रहा। क्या मार्कर दिख नहीं रहा है? कलर सॉरी। को मैंने जातीय ही यूज किया, उसका कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। इस स्लाइड पे नहीं दिख रहा है, बाकी स्लाइड पे यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ दिख रहा है इस मार्कर को कलर जी ये? यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लीजिए, बहुत अजीब ओके सा है, ना लाइट है ना डार्क है। चलिए ये डार्क ले लेते हैं, ये दिख रहा है? जी जी परफेक्ट, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव किस किस तरह से पड़ते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये इसका मतलब भी वही है जो हमने अभी इसके पहले ठीक पढ़ा था। ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ये भी मानवीय गतिविधियां हैं। ये सारे दो तीन जो एक जैसे वर्ड हैं इनको एक साथ लिखकर साथ में रख लीजिएगा, किसी भी वर्ड को वो पूछ सकते हैं। फिर क्या आता है इसमें? प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से उपभोग। हम क्या कर रहे हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हर चीज के ऊपर, हर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। फिर वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का है डिफॉरेस्ट कर, मतलब वनों को तेजी से कमी होना, वन में निवनीकरण, कमी हो रही। वन काटने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ वन हर तरह के काट तो रहे हैं, काट के भी कम हो रहे हैं, चीजों को उपभोग करते जा रहे हैं, उसके लिए कटाई भी करते जा रहे हैं। दूसरा कैसे, कल थोड़ा सा बताया था मैंने कि अगर शहर के बीचों बीच में उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे जो कृषि की भूमि है वो समाप्त हो जाएगी। अब वहां पर उद्योग के जितना भी गार्बेज है, कचरा है, वो सब निकलेगा तो वहां की जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो खराब हो जाएगी। तो वहां पर कुछ प्रदूषित भी हो जाएगी। पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होंगे, उग नहीं सकते हैं, बढ़े लगेंगे ही नहीं। तो वहां से क्या होगा? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जंगल की ही बात हो रही है, जहां भी जो भी पेड़ पौधे लगते हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये वनोन्मूलन आ जाएगा। फिर मृदा निम्नीकरण, हर चीज की क्वालिटी खराब होना मृदा निम्नीकरण में आ जाएगा। कि मिट्टी की क्वालिटी, जो उपजाऊ शक्ति जो अभी बात कर रहे थे हम, कैसे वो एक साल में 2 फसलें देती है, 3 फसलें देती है, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, अभी हम बीच में क्या होता है, जो खेती किसानी करते हैं वो जानते होंगे इस बात को कि मिट्टी को कभी कभी बीच में 1-2 साल के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, लगातार उसमें खेती नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो मतलब बार बार फसलें उगाते उगाते खराब हो जाती, थोड़ा छोड़ दिया जाता है तो नेचुरल जो चीजें होती हैं पर्यावरण की, वो फिर मिट्टी में मिलके फिर से उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, मतलब जो उत्पादन करने वाली उसकी क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जब मानव अपने बढ़ी हुई उत्पादक क्षमता के लिए उसका बार बार लगातार यूज करता जाएगा, सिर्फ उसको छोड़ेगा नहीं खाली, तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोला है मृदा निम्नीकरण। और जैव विविधता में कमी। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी भी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब की बहुत सारी वैरायटी है, उसमें कमी आ जाएगी, धीरे धीरे खत्म। जैसे हमने डायनासोर को देखा है किसी ने? लाइव की बात कर रही हूँ मैं, मतलब प्रत्यक्ष आंखों से किसी ने देखा है? टीवी में, फिल्मों में तो हम सब ने देखा है, वो भी काल्पनिक है। लाइव किसी ने देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हम थे ही, हमसे करोड़ों वर्ष पूर्व थे वो तो बहुत सारी जो चीजें हम आज देख रहे हैं, अगर इसी तरह से सब चीजों में असंतुलन चलता रहा, पर्यावरण प्रदूषित होता रहा, तो बहुत सारी स्पीसीज हमने देखी है, लेकिन आने वाली बाद की पीढ़ियां नहीं देखेंगी उसको, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो हमारे देखते देखते ही गायब हो जाएंगी। अभी कुछ समय पहले
हम पहले देखते थे जब छोटे थे कि बहुत सारी बीज होती थी, तितलियां होती थी, कीट पतंगे कई तरह के होते थे, लेकिन बीच में लंबे समय के बाद उनमें हम हमारे ही देखते देखते हम बड़े हुए थे, वो गायब हो गई, हमको दिखना बंद हो गई। आप में से भी आप लोगों को भी बहुत कम दिखती होगी अब, जो तितलियां होती हैं, बटरफ्लाई वगैरह बहुत कम नजर आती है। दिखती है क्या बहुत ज्यादा वातावरण में? नो मैम, नहीं के बराबर बचपन में। में ही रखी थी बस। नहीं के बराबर। फिर भी अभी थोड़ा सा ऐसा हुआ है, जब से ये कोरोना टाइम आया, सब लोग घर में बंद हो गए, सारे प्रोडक्शन ऐसे लगभग बंद ही हो गए, तो क्या हुआ, फिर से जो जीव जंतु, जो प्रजातियां समाप्ति की तरफ जा रही थी, खत्म हो रही थी, वो धीरे धीरे फिर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी उनकी संख्या नजर आने लगी। तो ये है कि कोई चीज आज दिख रही है हमको, लेकिन वो किसी कारण से, किसी कहना चाहिए दुर्घटना का शिकार होगा। अभी दुर्घटना ऐसी नहीं कि गाड़ी से टकराए और खत्म, ये वाली दुर्घटना ही, ये क्लाइमेट, उसको क्लाइमेट डिजास्टर हम बोल सकते हैं, उसकी धीरे दूरगामी प्रभाव के कारण वो धीरे 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 हमको दिखाई देना बंद हो गया उसका, यानी उसकी पूरा वंश कुल सब समाप्त, अस्तित्व ही समाप्त हो गया उस जीन्स का। तो ये यहाँ पे इसलिए आया कि डाइवर्सिटी, अभी जहाँ पे हमको 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 तरह की स्पीसीज दिख रही हैं, अलग अलग जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे दिख रहे हैं एक किलोमीटर के दायरे में। फिर इतना सारा चलेगा प्रदूषण और ये सब, तो क्या होगा, जो क्या नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो जीव जंतु, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अब उस 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 की जगह 8,000, 5,000, यानी कम हो गई संख्या। एक जैसे लोग दिखेंगे, अलग अलग लोग नहीं दिखेंगे, अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। ये है यहाँ पे जैव विविधता में कमी का मतलब। फिर बढ़ती संख्या के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरणीय अवनयन, इसको तो समझने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, इसके तो हम फैक्ट पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा आगे इसको देख लेंगे जब इसका जो एक हमारा टॉपिक है पोल्यूटेंट और पोल्यूशन वाला है ना, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पर्यावरणीय अवनयन, पर्यावरणीय अवनयन का मतलब क्या है, पर्यावरण की जितनी भी दशाएं, अवनयन का मतलब होता है घटना, पर्यावरण की जितनी भी अच्छी वाली पॉजिटिव कंडीशन है उनमें कमी आना, हर जीव का ह्रास होना। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, जो हम भगवान श्री कृष्ण की पूजन ऑलमोस्ट सभी करते हैं, जो द्वापर युग था, द्वापर युग में हाइट कितनी ज्यादा होती थी लोगों की। यहाँ पे भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहां पर कहते हैं कि जो पांडवों की माता थी कुंती, उनका कंकाल मिला और वो कंकाल 12 फीट का था। तो 12 फीट की तो हाइट होती थी महिलाओं की, तो फिर जेंट्स की समझ लीजिए उससे कितनी ज्यादा होती होगी। तो हाइट में चेंज आया है समय के साथ साथ, धीरे धीरे कलयुग का माना, अब मत कहो जो हम लिलीपुट वाली फिल्म देखते थे, बोनापोट वाली फिल्म देखते थे कि इतने इतने से वो दिखते हैं, कहीं एक जगह ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, तो थोड़े समय में हम देखेंगे कि आने वाला हमारी भी हो गया, 5 फीट से ज्यादा हाइट बहुत कम लोगों की मिलती है, 4, 4.5, 5, 6, 7 तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी पर्यावरणीय दशाओं की गिरावट के कारण ये चेंजेस आते हैं। फिर अभी तक जो होता था मधुमेह में, मधुमेह के 2 टाइप हम पढ़ते थे, एक टाइप 1 और टाइप 2, एक जेनेटिक होता था, एक दूसरे कुछ कारणों से होता था। तो जो टाइप 2 है, दूसरे कारणों से जो होता है, उसमें एक कारण अब बहुत बड़ा एनवायरमेंट का, पोल्यूशन का आ गया है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी अब जो डायबिटीज है वो होता है। फिर आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक नेचुरल प्रोसेस होती है, मंथली उनको 4-5 दिन के लिए एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस होता है। उसका पहले क्या था, एज 17 ईयर, 16 और 17 ईयर, जब उसका कहना चाहिए युवा अवस्था आ जाती थी, उस समय पे उसका वो प्रोसेस साइकिल स्टार्ट होता था। आज उसकी डेट, मतलब उसका जो घट के टाइम क्या आ गया है, वो 10 साल, 9 साल, 8 साल की छोटी छोटी बच्चियां आजकल
ये वाली प्रॉब्लम को फेस करें, वो जानती समझती नहीं है। बहुत बालिकाएं होती हैं, बहुत उन्हें समझ नहीं होती इस चीज की, तो इससे उनको अभी ये एक शारीरिक कष्ट तो आया है, उसके साथ में उनको बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि समझ में नहीं आती है, हीन भावना का जन्म होता है, तो मेंटली भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस फील करती हैं, परेशानी अनुभव करती हैं। अगर पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे से ना लें उस समय पर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। ये पर्यावरणीय अवनयन मीन्स मतलब पर्यावरण में गिरावट के कारण ये दुष्परिणाम सामने आते हैं। फिर पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव के परिणाम क्या होते हैं ये देखेंगे। जब पर्यावरण अवनयन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, निर्धन ग्रामीणों की गरीबी में और वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी तो हमने अलग टाइप से चीजें पढ़ी थी पर्यावरण अवनयन की, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए वनों की कटाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो खेती बाड़ी पर ही पूरी तरह से निर्भर है। पेड़ पौधों की कुछ पहले की एज में चलता था, मतलब पहले के समय में चलता था कि जो तेंदू पत्ता होता है उसको तोड़ के लाते थे, उसकी बीड़ियां बनाते थे और बेचते थे। हालांकि ये बहुत गलत चीज थी, नशे का सेवन करना, तंबाकू का जो अंग्रेज लोग आए थे वो दे गए थे। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। ऐसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो वनस्पति से लिए जाते हैं। एक जाति होती है सहरिया करके, एक जो होते हैं आदिवासी, उनमें एक सहरिया करके जाति होती है। उनका मुख्य जो रोजगार होता है वह जड़ी बूटियों का ही व्यापार वो करते हैं, विनिमय करते हैं, जड़ी बूटियों का ही उनका बिजनेस होता है, व्यापार होता है। तो अब पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया। जो जिस जड़ी बूटी के बारे में वो जानते हैं, औषधि के बारे में जानते हैं, वह उत्पन्न ही नहीं हो रही है, उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो क्या करेंगे? उनका तो गया, उनकी आजीविका तो खराब हो गई। और वनोन्मूलन हमने पहले ही पढ़ लिया कि वनोन्मूलन कैसे हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। वनों की कटाई करते जा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, या वहां की भूमि को हमने प्रदूषित कर दिया है जहरीले कीटनाशकों से, उर्वरकों से, तो भी फिर वहां पर वृक्षों की उत्पत्ति नहीं होगी, पैदा नहीं होगी फसल। अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, कोई बताएंगे? एक आध एग्जांपल। हाँ जैसे मैम मैम ये कोयला होता मैम क्या ले है? सकते हैं, जैसे उसको बार बार हम बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, कोल। एकदम सही है। जिसको मैम एक बार उपयोग करने के बाद कोल। दोबारा उपयोग में न लाया जा सके। जी बिल्कुल, कि एक बार हम घर यूज कर लिया हमने, एक बार से मतलब जितना भी है एक बार का, जितना बना उस प्रोसेस में, मतलब 10,000 साल में 100 लीटर या 100 टन बना पेट्रोल। अब वो बन गया है, उसको हमने जितने भी चाहे हम उसको 100 साल में खर्च करें या 100 दिन में खर्च कर लें या 10 दिन में खर्च कर लें, वो खत्म हो गया परमानेंटली, वो नया नहीं बनेगा। पानी का ऐसा है, पानी का साइकिल चलता है, तो वो धूप, नदियों में जो पानी भरा है, कुएं में, तालाब में, उन सब पे सन की रेस पड़ती है। ये भरा हुआ है पानी, इस पे सन रेस पड़ रही है, तो ये फिर भाप बन के उड़ेगा। भाप बन के उड़ा, फिर बादल बन गए, इससे फिर बादल बने, बादल हवा के टच में आए, फिर पानी बरस गया। तो ये कैसा हो जाएगा? रिन्यूएबल हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, कि बन रहा है, बार बार मिल रहा है। लेकिन जो जीवाश्म से, स्पेशली जो जीवाश्म से ही बन रहे हैं ईंधन, जो जीव जंतु मरने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं, वहां उनकी प्रोसेस चलती रहती है, वो लाखों सालों में बनते हैं, उसके बाद वो हमको ईंधन मिलता है। वो अगर हम खत्म कर, मतलब है क्या मैम उसका? जी बायोफ्यूल की बात कर रहे हो क्या? बायोफ्यूल, पेट्रोलियम और ये सब चीजें आ जाएंगे, बायोफ्यूल तो अलग आ जाएगा। मतलब सब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हम रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे, जिनको बनने में लंबी प्रोसेस लगती है। बायोफ्यूल भी बोल सकते हैं उसको। भी आजकल एक नया ये भी आ गया है ना, वो भी बायोफ्यूल में आ जाता है। जैसे जेट्रोपा का जो पौधा है, उससे भी आजकल बना रहे हैं ना ये, लेकिन वो तो जीवित में है। वो तो आप पौधे लगाइए बार बार और फिर मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ उसमें, ये उसमें आएंगे जो जीवाश्म,
जीव जंतु मर गए हैं, जमीन में गड़ गए हैं, चट्टानों में दब गए हैं, उनसे सालों तक प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद और वो नीचे जमीन में और जमीन में नीचे जाते जाएंगे। फिर उसके बाद जितने ज्यादा नीचे रहेंगे उस वहां पर और चीजों के साथ उनकी प्रोसेस होगी। उसके बाद वो पेट्रोलियम के रूप में वापस हम उनको निकालेंगे, यूज करेंगे। तो ये एक लंबी और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? Ma'am, it's non-renewable, right? यस, Okay. ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। ओके, मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख मानव गतिविधियां कौन कौन सी हैं? खनन। खनन मतलब क्या होता है? माइल, जो हम खदान होती हैं उनमें से मिनरल्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियल, जो जितनी भी एक्टिविटी होती है। आधुनिक कृषि, आधुनिक मतलब होता है आज की वर्तमान की जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है। शहरीकरण, शहर की तरफ सबको भागना है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, इतनी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। खनन का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में कूड़ा निष्कासित होता है और कृषि कार्य की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता है और वनोन्मूलन को बढ़ावा देता है। कोई भी इंडस्ट्री लगी है, उसमें से मान लीजिए प्लास्टिक पार्क, कोई ने प्लास्टिक पार्क डेवलप किया। अब कहाँ करते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ मानव रह रहा है, मानव आबादी के आसपास तो परमिशन ही नहीं मिलती है डेवलप करने की एकदम। तो कहीं गांव के पास जो खाली जगह पड़ी होती है, खेत खाली लेकर और वहां पर उन्होंने अपना स्थापित कर लिया। जैसे कुछ समय पहले टाटा ने अपना चलाया था साणंद में, गुजरात में, अपना वो डाला था उन्होंने। उसके लिए उनको पहले दूसरी जगह कर रहे थे तो परमिशन नहीं मिली थी। तो ऐसे खाली जगह पे जाके देख के करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा, अब प्लास्टिक पार्क लगाया है तो प्लास्टिक में से कुछ नहीं तो प्लास्टिक की धूल ही निकलेगी और वहां के जितना भी जो भी पर्यावरण है उस सब पे जाके पेड़ पौधों के ऊपर भी छा जाएगी, सब चीजों पे नीचे जमीन में भी छा जाएगी। तो क्या होगा? परत बना देगी और वहां पर प्रदूषित हो जाएगी मिट्टी। हाँ, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। हाँ, तो ये किसी भी तरह, ये सिर्फ एक एग्जांपल है प्लास्टिक का। ऐसे कोई भी इंडस्ट्री होती है उसके बहुत सारे, क्योंकि फैक्ट्रियों में क्या होता है? मशीनें चलती है, मशीनों का अपना अलग कचरा होता है और मशीनें अगर चलती तो उनका शोर अलग होता है, तो ध्वनि प्रदूषण अलग होता है। तो उस ध्वनि को जो छोटे और बड़े जीव जंतु हैं जो 20 और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और नीचे की नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार से ये खनन वाली जो प्रोसेस है वो पर्यावरण को प्रभावित करती है। वनोन्मूलन को कैसे बढ़ावा दे रही है? मिट्टी को वहां की अनुपयोगी बना दिया है। उस कचरे, वहां पे जो भी कचरा निकल रहा है कहीं ना कहीं, तो उस कचरे को ढेर को लगा रहे हैं। अगर उसका कुछ हम रिजोल्व नहीं कर रहे हैं, उसको किसी तरह से उसको उपचारित नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उस जितना भी लैंड उसने कवर किया है उतनी जगह तो बेकार चली गई। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है? ज्यादा जनसंख्या, ये जो मैं बता रही थी कि अपन एक चार्ट से समझेंगे, सारी चीजें एक दूसरे से बहुत जुड़ी होती है। ज्यादा जनसंख्या, बढ़ी हुई उपभोग आवश्यकता, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी चीजों की। फिर और ज्यादा उत्खनन करना पड़ेगा। अब भैया तांबे के आजकल बोलना नहीं चाहिए, गुरुजी लोग बहुत बताते हैं कि भाई तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, जल चढ़ाएं, ऐसा करें। बहुत भाई नई नई चीजें बताते रहते हैं। तो जैसे ही उधर गुरुजी से सुना, ऐसे ही कंपनियों ने चालू की। हाँ, अब इन्होंने बोला है तो पब्लिक जरूर आएगी, ये डिमांड में है चीज। फट से उन्होंने वो चीज तैयार करना शुरू कर दी। उसके लिए क्या करेंगे? जिस भी चीज की जरूरत होगी उसका उत्खनन करेंगे, जिस भी मेटल की जरूरत पड़ेगी या मिनरल की, तो उसको यहाँ से खोद के निकालना शुरू कर देंगे। ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देंगे मात्रा में। इसको बोलते हैं एरोना। एक वर्ड आता है एरोना। कोई भी त्योहार आता है, सीजन आता है, उस
पर्टिकुलर सीजन में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसका सीधा इस एरोना वर्ड का सीधा संबंध है प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में। आजकल तो हर समय क्या होता है, त्योहार और सीजन जैसे, क्योंकि आजकल बहुत सारे महाराज, प्रवचन प्रवक्ता इतने सारे हो गए हैं, वो नई नई चीजें खोज खोज के लाते हैं। हालांकि वो कितनी उनमें सच्चाई होती है आपको खुद पढ़ के देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा है वो सच है या नहीं है। फिर वो बताते हैं नई चीजें, लोग तुरंत उसको अप्लाई कर देते हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों में, क्योंकि हर एक महाराज जी के 10-10 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो वो बताते हैं। तो इसका असर सीधा पड़ता है इन चीजों पे। पर्यावरण के जो संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, खदानों के रूप में उनका जो भंडारण है, उनका उत्खनन मतलब निकाल लिया जाता है उनको खोद खोद के वहां से। फिर प्राकृतिक संसाधनों के शीघ्र खतरा समाप्त होने का खतरा है। जितनी ज्यादा डिमांड हो गया, वही है कि किसी चीज को हम 100 वर्षों तक चला सकते हैं थोड़ा थोड़ा यूज करके, और किसी चीज को हम तुरंत ही खर्च कर सकते हैं एक साथ। वो एक स्टोरी सबने सुनी होगी मुर्गी की, किस किसने पढ़ी है मुर्गी की, किसी ने सुनी है? सोना का अंडा देने वाली मुर्गी। यस, एग्जैक्टली। क्या होता है उसके साथ में? लालच के वो पेट बोलो। सोचता है कि सब एक लालच साथ बुरी बला है, उसका नाम था ना। वो रोज एक अंडा देती थी या 2 अंडे देती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना इसको मार के सारे अंडे एक ही बार में बाहर निकाल लूं। तो बस यहाँ पे वही कहानी है, सब समझ में ही आ गए होगा। बस अगर इतनी सी मुर्गी और अंडे की कहानी पता है तो कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है इसमें। यही प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। उद्योग जनित प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैस, वायु प्रदूषण तथा निःसृत मतलब निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है, जो पूरे जैव विविधता को प्रभावित करती है। क्यों, कैसे करती है? अगर एक प्रदूषण हुआ तो वो जल हुआ तो मृदा और वायु को अपने आप प्रदूषित कर लेगा, और वायु और मृदा हुए तो जल को कर लेगा। तीनों एक भी हुआ, एक भी टाइप का प्रदूषण है, वो तीनों आपस में जुड़े रहते हैं, सबको लपेटे में ले लेंगे। जैसे कोरोना चाइना से निकला और पूरी दुनिया में पहुंच गया। कोई चीज जहां है वहीं थोड़ी रहेगी, हर जगह पहुंच जाती है। हर चीज मूवेबल है संसार में। ऐसी कोई चीज है जो मूव नहीं करती है? कुछ अपने आप करती हैं, कुछ को उठा के कर दिया जाता है, लेकिन मूव तो सब करते हैं। ऐसा कुछ है कि जो नहीं मूव करता हो? कोई बताएगा? हर चीज को मूव किया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, इको मार्क। इको मार्क क्या है? पर्यावरण के, अब हम जो इतना अंधाधुंध मिनरल निकालते चले जा रहे हैं, उपभोग करते चले जा रहे हैं, चीजों की प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन सब कुछ बड़ी भयावह स्थिति में पहुंच जाएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान गया सरकार का, तो उन्होंने क्या किया? पर्यावरण के प्रति एक मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों के भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रारंभ की गई एक योजना है। योजना बना दी उन्होंने, तो इसको क्या नाम दिया? इको मार्क। ऐसे याद रख लीजिएगा, इसको ईयर याद रख लीजिएगा, किसने बनाया ये याद रख लीजिएगा। भारत सरकार ने बनाई योजना, 1991 में बनाई, और इको मार्क के नाम से बनाई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट। आधुनिक कृषि का कैसे प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर? तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? हर चीज की डिमांड बढ़ रही है। हुई है ये, है ना, हा ही बन गया है ये, दोबारा से ई है, ये हुई है। तो कृषि उत्पाद मांग भी बढ़ी है, स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो वही है कि आज भी देखते हैं इतने खाने के साधन उपलब्ध है, भोजन की कितनी वैरायटी होंगी।
कितने होंगे? अच्छा कोई गैस करके एक अंदाजा बताएगा कितनी चीजें होंगी खाने पीने की? 56 भोग तो हमें पता ही है भगवान को लगाते हैं, तो 56 से कितने ज्यादा हो सकते हैं? ऐसे तो कोई मैम अंदाजा लगा बताया गया सकता है? कि अभी तो हाँ। बताया जाता है कि मैम बताया जाता है कि अभी इसका रिसर्च ही हो रहा है, कितना है इनफिनाइट ऐसे बताया जाता है। रिसर्च हो रहा है, तो फिर भी इतनी चीजें होने के बाद भी सबसे जो मतलब हमारे आपके जैसे जो आम लोग होते हैं ना, वहां पर हर घर का क्या है, भोजन की जो थाली है उसमें रोटी नहीं है मतलब वो भोजन नहीं है। बाकी सब चीजें तो काय में आती है, हमारे टाइम पास में आती है, चुटकुलों की तरह उनका मतलब होता है कि चुटुर पुटुर नाम दिया जाता है उसको, कि हम ऐसे ही थोड़ा बहुत फीडबैक ले रहे हैं, चलते फिरते खाने वाली चीजें हैं ये। लेकिन अगर भोजन की बात करी जाए तो रोटी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि आपकी थाली में अभी रात तो का मैम भोजन, सुबह का भोजन, दोपहर का जो भी है उसमें अगर रोटी है तो वो भोजन है, रोटी नहीं है तो वो भोजन नहीं कहलाता है। गेहूं के आटे की रोटी, बाजरे के आटे की तो और ज्वार के आटे की तो आजकल नहीं चलती है, फिर से चलन में आ रही है धीरे धीरे डॉक्टरों की सलाह पर, लेकिन बीच में से गायब हो अभी गई। नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं मैम। क्या चल रहा है? नवरात्रि नवरात्रि के नवरात्रि। हाँ, तो ये नवरात्रि के व्रत की भी महिमा है, उसमें राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का हाँ आटा, मूंगफली वही की तो बोल चिक्की, रही। एक साबूदाने सौ एक पदार्थ की। होते हैं, 101 पदार्थ होते हैं नवरात्रि के। व्रत में खाने के तो, और लोग तो यही सोचते हैं व्रत इसीलिए रखते हैं कि नया नया खाने को मिलेगा। रायता, लौकी का रायता, कद्दू का रायता, लौकी की खीर, रायते की खीर, ओ माय गॉड। तो क्या हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंसान भूखा नहीं रह सकता। एक बार दूसरी चीजों के बिना रह जाएगा लेकिन भूखा नहीं रह सकता है। तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी बढ़ती है? खाद्य पदार्थों की बढ़ती है। उसके लिए खाद्य पदार्थ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, आधुनिक उत्पादन हेतु, आधुनिक, ये आधुनिक है, आधु किन लिख दिया है, आधुनिक कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ रही है। अब अत्याधुनिक कृषि कैसी हो रही है, क्या कर रहे हैं हम, तेजी से उत्पादन करने के लिए एक तो जो जंगल थे उनको भी काट काट के हमने क्या कर दिया, खेती हर भूमि में बदल डाला। और अब इनको क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि जो खेती हर भूमि थी वहां पे तो हमने क्या कर दिया, कल पढ़ा था ना, क्या किया वहां पर हमने, बताइए। शहर बना दिया, और जो घर मनुष्य का बना दिए, डिमांड है, शहर बना दिया। तो और इसलिए मनुष्य का जो अब वो डिमांड जगह है, अपने, हाँ, दूसरी तरह से यूज कर ली। तो अब हम हमको यहाँ पे वनों को काट के खेती करना पड़ रही है। अब यहाँ से वन चलेगा, फिर खाद्यान्न उत्पादन, अब ठीक है जगह तैयार हो गई, अब जगह जब तैयार हो गई तो अब उगाने की ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उगाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कैसे उगाएं, उसके लिए हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक मतलब खाद जो होती है, कंपोस्ट, डिकम्पोस्ट, ये इसमें आ जाएगी। फिर फर्टिलाइजर, एग्जैक्टली फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे अविवेकपूर्ण, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, जितना ज्यादा चाहिए। हमारी एक फ्रेंड थी, जब हम एमएससी कर रहे थे योग में ही, उन्होंने बताया, वो उनका यही काम था, खेती किसानी का भी था। तो वो बताती थी एक ऐसे, हम लोग अंकुरित खाते हैं ना, चने और मूंग अंकुरित करके, अच्छा हेल्थ के लिए, वेट गेन करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो उनके घर पे होता था तो वो ला के दिया उन्होंने, एक बार मैं ले जाती थी घर से डेली, तो सब लोग खाते थे लंच में से मेरे, तो वो ला के दिया, बोले हमारे तो घर पे थी। खुद ही उन्होंने बताया ये चीज कि अब हमें तो सब पता है कि ये जहरीला होता है, इसमें हम खुद जहर मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो, तो फिर भी हम खा रहे हैं, क्या करें। क्योंकि चाहिए भी है, पैसा भी चाहिए है, और पूर्ति भी करना है उनका, ये भी सही है भैया, ठीक है आप खा रहे तो हम भी खाएंगे, ऐसा वाला सिस्टम है। फिर ये डाल दिया, अब ये सिर्फ नहीं है, ठीक है खूब अच्छी फसल हो गई, बहुत फूल आया, बहुत फल आया, लेकिन उस पे कीटों ने आक्रमण कर दिया। अभी देखा था ना टिटहरी टिड्डी, क्या वो आ रही थी बहुत ज्यादा, उसने फसलों पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर दिया था, मतलब आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो सारी फसलों को बर्बाद ना कर सके मैम इसलिए ऑर्गेनिक कीटनाशक, भी तो आजकल बहुत प्रचलन में है ना। हाँ, तो कीटनाशकों का, ये तो आप घर के पेड़ पौधों में इतना डालते हो कीटनाशक, आपको कीड़े दिख जाते हैं तो ले आते हैं। आजकल जो
एग्रीकल्चर वाली शॉप्स होती हैं, ये सब सामान वो रखती हैं। आप जाके इतना बता देते हैं, वो 100 ml की बोतल देते हैं, बोले इसको 5 लीटर पानी में मिलाइए, 15 दिन में 2 बार छिड़किए, या हर 15 दिन में छिड़किए, आपके हरी मिर्च बहुत अच्छी उगेंगी। आपने अगर गमले में लगा ली है तो, या इसको कीट नहीं खाएंगे। तो ये तो हम घर में लाके भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी का हम फिर खाएंगे तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जाती हैं। फिर इसका इन सब का कहाँ साइड इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहला भूमि और जल प्रदूषण के साथ साथ तीसरा क्या हो रहा है? विकृत खाद्य श्रृंखला। विकृत मतलब एबनॉर्मल, जो अब खाद्य श्रृंखला क्या है? फूड चेन और फूड जाल, फूड नेट होता है। हमने स्कूल टाइम में पढ़ी है ये चीजें कि चूहे को कौन खा जाता है? चूहे को कौन खाता है बताइए? बिल्ली 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 बिल्ली, और स्नेक भी ह्यूमन भी खा खाता है लेता ना? है। स्नेक भी खा जाता है चूहे को, मेंढक को, है ना? ये इसको खा लिया, फिर उसके वाले स्नेक को कौन पकड़ के ले जाता है? बाज पकड़ के ले जाता है, पक्षी, बाज या गिद्ध। ये लोग, हाँ, ये लोग स्नेक को पकड़ के ले जाते हैं। मतलब एक जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाला उसको ले जा रहा है। अब यहाँ पे ये गायब हो गए, मान लो बीच वाले या कोई ऊपर वाला गायब हो गया, तो फिर ये नीचे वाला क्या होगा? इसको कोई खाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्या होगा? इसकी मात्रा, इसकी संख्या में कितनी तीव्रता से वृद्धि होगी। हर जगह वही नजर आएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर चीज हमने स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि पर्यावरण में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे को अफेक्ट करती है। यहाँ पे इस तरह से ये सब एक जो नॉर्मल चीज चल रही है वो सब खराब हो गई है। और हमने यहाँ तो देख लिया कि कीटनाशक का प्रयोग करके कीटों से तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन अब यहाँ हमने सब गड़बड़ कर ली है। वो कीटनाशकों के साथ साथ जल और मृदा प्रदूषण कर लिया, तो उसी को खा के ये चूहे बेचारे, चूहे मर गए। तो चूहे जो काम करते थे, या ऊपर वाले ये मर गए, तो वो जो काम करते थे, जिस चीज पे कंट्रोल करते थे, वो सब खराब हो गई। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला है विकृत खाद्य श्रृंखला। इतना क्लियर है? बहुत ज्यादा खराब कर दिया उसको हमने कूद कूद के। नेक्स्ट, टाइम कितना हो रहा है? 2 मिनट बाकी है मैम। 2 मिनट बाकी है। इसको कल पढ़ें या कर लें? कल पढ़ लेते हैं मैम। सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लें। कल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके बाद क्लास है मैम, क्लास है मैम 3 3 बजे। बजे। क्लास है अभी? हाँ, 3 बजे की क्लास है। ठीक है, तो कल करेंगे, है ना? इसको हम ओवर करते हैं शांति पाठ करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। समझ में आया इतना सभी को? जी मैम।